कुरान जब तक हया पर काम नहीं करेगा, बेहयाई मुसलमानों के माशरे से नहीं जाएगी, तब तक बरकत नहीं हो सकती। इसलिए कि साहब हया ईमान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं अल ईमानो बिजुम सबून शोबा फ अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक वल हया शोबतुम मिनल ईमान। सरकार फरमाते हैं ईमान के कई पार्ट्स हैं, कई हिस्से हैं, जिसमें अहम तरीन हिस्सा यह है कि आदमी कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। मगर एक हिस्सा ईमान का यह भी है, सरकार फरमाते हैं कि किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा दे, ये मोमिनों की पहचान है। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं वल हया शोबतुम मिनल ईमान, यानी पर्दा करना, खुद को महफूज रखना, आंखों की हिफाजत करना, बदन की हिफाजत करना, ये भी ईमान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम हया नहीं करते, बेहयाई करते, तो गोया ईमान को हमने डैमेज कर दिया, ईमान के कुछ हिस्से डैमेज हो गए। इसलिए मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मेरी बेटियों आप बात मान लो, वरना हमारे उलमा जिस दिन एक्टिव हो गए तो ये मजबूर हो जाएंगे लाठी डंडे उठाने पर। आप तमाम घर के गार्जियन से मेरी गुजारिश है, आमतौर पर जलसों से ये पैगामात नहीं दिए जाते, जिस दिन आप बाप होने की हैसियत से अगर एक्टिव हो गए और माँ होने की हैसियत से माँ एक्टिव हो गई, मैं 24 घंटे ये बात कह सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत हजरत नोमान रजा कलकत्तवी। ये कलकत्ता के हमारे शायर आजम नोमान रजा कलकत्तवी तशरीफ लाए मेरी तकरीर के फौरन बाद। आप बताइए जो लोग चले गए कितना पछतावा होगा उसको। हाँ, अब तो पछताएंगे वो, मैं तो देख रहा हूँ, एक को भी आने नहीं दूंगा मैं। मेरी तकरीर में उठ के भाग गए लोग और नात खानी के टाइम पे आएंगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। इतने लोग काफ़ी हैं जो सुन रहे हैं, काफ़ी हैं, और यही लोग सुनेंगे, अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका बेहतर बदला अल्लाह। अगर मैं चाहूँगा दो चार बातें अगर इस हवाले से पेश हो जाए मुझसे तो अच्छी बात होगी। मैं क्या कह रहा था साहब, हया पे काम करना है। लोग बोलते हैं हजरत बेटी बड़ी हो गई, ये मान नहीं रही बात। अरे भैया, ये कैसी घटिया बात आप कर दिए, कैसी बेकार बात आप कर रहे हैं। आपकी बेटी को संभालने के लिए मौलाना साहब थोड़ी दरवाजे पे जाएंगे। हमारी बेटी है, हमारी बेटी, हमारी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। अनफुसकुम के खिताब हमसे है, मुतालबा, खिताब का मुतालबा हमसे है। हम खुद अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं और खुद ऐसी कोशिश करें कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे, घर के लोग, हम जिसके गार्जियन है वो ऐसा काम न करें जिससे वो जहन्नम की सजा के वो हकदार हो जाएं। अगर आप और हम गार्जियन हैं तो हम 100% गार्जियन बने ना, क्यों नहीं हमारे बच्चे मानेंगे। खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, पहनाने की जिम्मेदारी हमारी है, परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है। तो सारी जिम्मेदारी जब हमारी है तो उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किन की होगी, वो भी हमारी होगी ना। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिस दिन बाप, अल्लामा साहब चले गए क्या, आ रहे हैं, मैंने कहा कि जिस दिन बाप ये समझ ले कि मैं बाप हूं और मैं बेटी को और बेटा को सुधार के रहूंगा, उसी दिन से उनके बच्चे बिगड़ना छोड़ देंगे। हर बाप को पता है उसके बच्चे किस हद तक आवारा हो चुके हैं, हर माँ को पता है कि उसकी बेटी किस हद तक बदतमीज हो चुकी है। कुछ ऐसे भी घर हैं जिस घर की बेटियों के पास कई कई साल से मोबाइल है, माँ को मालूम है। अगर बाप बेचारा नहीं भी जानता है कि बेटी के पास मोबाइल है, तो माँ 100% जानती है, क्योंकि माँ 24 घंटे उसी बेटी के साथ रहती है या बेटी उसी माँ के साथ रहती है। एक ही बेड पर सोती है माँ और बेटी एक साथ सोती है, उसके बाद भी वो माँ जानती कि मेरी बेटी रात के 12 बजे तक भिनभिनाती रहती है। फोन पर बातें होती है जी, कहाँ गए, कहाँ पहुंचे, कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या कर रहे हो, माँ जानती है। यहाँ तक कि माँ और खुश होती है, माँ मना नहीं करती है। माँ पड़ोस में बोलती है कि मेरी बेटी की शादी जिस लड़के से लगी है ना, वो लड़का बहुत अच्छा है, शादी से पहले ही 15,000 का मोबाइल भिजवा दिया है। अपने इलाके में ये नहुसत इस कदर आम हो चुकी है, अभी शादी होगी मुहर्रम के बाद, रमजान से पहले मोबाइल आ गया। लड़का भी ऐसा है, ला हौला वला कुव्वता। तो ये तरक्की याफ्ता समाज है, ये गुनाहों में जो तरक्कियां होती है ऐसी होती है। हाँ, एक दो शिकायतें ऐसी मिली भी हैं। अरे भैया, मोबाइल किसने पकड़ाया उसको,
कपड़ा उपड़ा तो मैं सुना था अंगूठी वगैरह देकर छेका छेकी करके और वो एंगेजमेंट करके लोग चले गए, मगर ये कपड़ा देने के साथ साथ ये मोबाइल किसने दिया और कहां से मोबाइल आपकी बेटी पकड़ ली? जितने घर वाले सुन रहे मेरी बात कान खोल के सुने, अगर आपकी बेटी शादी से पहले उस लड़के के दिए हुए मोबाइल का इस्तेमाल करती है या उस लड़के से निकाह से पहले बातें करती है, तो 99% वो रिश्ता वहीं कमजोर हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे तो मुहर्रम से पहले शादी खत्म। असल में होता क्या है, वो लड़का सोचता है कि रुको मुझे चेक करना है लड़की कैसी है, बहुत कायदे से लड़का चेक करता है। 15,000 का मोबाइल और एक सिम कार्ड भिजवा दिया, चला गया दिल्ली, और दिल्ली से टाइम टू टाइम फोन करता है और इस कदर दादागिरी करता है फोन पर वो लड़का, निकाह से पहले दादागिरी करता है कि 2 बार फोन किया क्यों नहीं उठाई, कहां चली गई थी, माँ क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, चाचा क्या काम करता है, अब्बा कहाँ रहते हैं, तुम क्या करती हो, ये सब तो ठीक है, चाचा का लड़का तेरे यहाँ क्यों आता है, मामा का लड़का तेरे यहाँ क्यों आता है, फलाने का आना जाना क्यों, ये सारी बातें, हमारे घर में साग बनाया है आज या पुलाव बनाया है, सारी खबर उस बच्चे को वहां पे दिल्ली में मालूम है। अब जब 6 महीने का वक्त करीब आता है, निकाह से पहले फोन करता है लड़का कि मैं उस बदतमीज लड़की से शादी नहीं कर सकता। एक ऐसा धब्बा और एक ऐसा दाग लगाता बदनामी का, और कहीं ना कहीं वो लड़का अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। उसको जानना रहता है कि परिवार कैसा है, वो जान लेता है, उसको जानने की उसकी तमन्ना रहती है, उसकी माँ कैसी है वो जान लेता है, लड़की कैसी है 100% वो समझ लेता है, माहौल घर का कैसा है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने कामयाब है, फैमिली कैसी है, रिश्ता कैसा है, सब कुछ वो 15,000 रुपया खर्च करके बैठे बैठे दिल्ली से जान लेता है। अब जब रिश्ते की बात करीब आती है, रिश्ते की तारीख करीब आती है, वो एक मैसेज करता है कि अब मैं वहां शादी नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों, शादी कैंसिल होने की एक वजह यह भी होती है कि शादी से पहले, निकाह से पहले हमने अपनी बेटी को परोस दिया दूसरों के सामने, हमने उस बदतमीज लड़के के सामने परोस दिया और खुद बदतमीजी का हमने मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में हमारी बेटी की इज्जत तार-तार हो गई। इसलिए मुसलमानों, आपसे ये पैगाम है, जब तक निकाह के बंधन से हमारी बेटी न बंध जाए, जब तक बारात लेकर बाज़ाब्ता वो लड़का हमारे दरवाजे पर न आ जाए, जब तक शादी नहीं हो जाए, तब तक उस लड़के से बात करना हम अपनी बेटी के लिए मना कर दे, हराम समझे और सख्ती के साथ मना करे। कोई अगला पिछला कोई आए मना करने वाला, कोई आए समझाने वाला, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, अंगूठी, कपड़ा, ये सब मिठाई वगैरह तो चल सकती है साहब, मगर अगर मोबाइल देने की कोई कोशिश करे, ऐसी जुर्रत करे, तो मैं एक छोटा सा पैगाम दे रहा हूँ। उस पैगाम पे अगर आपने अमल कर दिया तो इलाके के जो मुखिया, सरपंच, विधायक, करोड़पति है, उनकी बात तो छोड़ो, साफ इलाके के जो सबसे इज्जतदार आदमी जिनको आप कहते हैं, उनके घर से भी रिश्ते की दावत आपके घर पे आएगी। अगर आपने ये काम कर लिया, जो लड़का वाला मोबाइल पहुंचाने के लिए आ जाए, आप एक बहुत कायदे से एक बहुत बड़ा मुट्ठा को ये डंडे का बना कर रखिए या झाड़ू रखिए अपने दरवाजे पे टांग कर, जैसे मोबाइल लेकर वो आए देने के लिए, तुरंत वो झाड़ू निकाल के बगैर कुछ कहे 5-7 झाड़ू मारते हुए उसको दरवाजे से बाहर कर दीजिए, ये कहते हुए कि भाग, मेरी बेटी की जब तक शादी नहीं होगी, मेरी बेटी उस लड़के से बात नहीं कर सकती, मैंने बेटी पाला है, मैं घर नहीं बनाया हूँ, अपनी बेटी की इज्जत को मैंने संभाला है, मैंने करोड़ों की दौलतें नहीं अर्जी है, बल्कि अपने बाल बच्चों को हमने तमीज सिखाई है, हमने उनको तहजीब और तमद्दुन का हमने आईनादार बनाया है। इसलिए मेरी बेटी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगी, मेरी बेटी तेरे बेटे से बातें नहीं करेगी। जब आप ये पैगाम देंगे, झगड़ा करके भगा देंगे, इलाके में चर्चे होंगे कि फलाने साहब के घर कोई रिश्ता लेके गया था, एक मोबाइल देने गया, मार खा के वापस आया, उसने पिटाई करने वाले ने पिटाई कर दी, बेटी वाले ने उसकी बेइज्जती कर दी। अगर आप उसकी बेइज्जती करेंगे, इसके खौफ से पूरा माहौल बनेगा और इलाके में यह चर्चा होगा, हर मोबाइल देने वाले को इससे डर होगा कि मैं मोबाइल लेके जाऊंगा, फिर लोग जान जाएंगे कि आप गरीब हैं तो क्या हुआ, आप इज्जतदार भी हैं, आप हयादार भी हैं, आप साहब मजहबी भी हैं, आप बाहया हैं, आपकी बेटी अच्छी है, आपकी बेटी बदतमीज नहीं है, इसलिए आपने मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज किया। फिर क्या होगा, गांव समाज के करोड़ों पे खेलने वाले लोग भी तमन्ना करेंगे कि मेरा रिश्ता अगर कहीं हो तो ऐसे ही इज्जतदार घर में हो, बाकी कहीं नहीं हो।
क्या समझे? आपको खुद को अपने आप को अच्छा साबित करना पड़ेगा ना। छेछरापनी करेंगे तो इज्जत चली जाएगी ना। कुछ दिया ले लिए, मोबाइल दिया ले लिए, बातें शुरू हो गई, बात कर रही है बेटी। अब उससे उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी इज्जत समाज में थोड़ी सी जाती रहेगी, एक दिन इस कदर चली जाएगी कि फिर सर उठाने के काबिल आप नहीं बनेंगे। इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटी को, अपने बेटे को बचाओ। हर भाई और बाप की जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। भाई चाह ले कि मेरी बेटी, मैं चूंकि साहब एक टीचर भी हूँ, मेरा ताल्लुक कॉलेज से है। मैंने अपनी बच्चियों को, मुस्लिम माशरे की बच्चियों को मैंने बहुत खौफ से स्टडी किया है। और चूंकि वहाँ एक दायरा कार है, हमें क्या करना रहता है, वहाँ पढ़ाने से मतलब रख सकते हैं, वहाँ इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है। इसके लिए हमारा ये मंच है, मजहबी मंच है, यहीं से मैं ये पैगाम दे सकता हूँ, वहाँ बच्चियों को नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि ये फ्रीडम का ऐसा भूत सवार है बच्चों को कि आप दो बात समझाने के तौर पर टीचर होने की हैसियत से कुछ कह देंगे और वो कंप्लेंट कर दे तो फिर जाइए अंदर, जेल चले जाइए। अभी तो क्या हुआ, उधर दारुल देवन या नदवा में किसी मदरसे में दो मौलाना साहब किसी बच्चे को पकड़ के पीट रहे थे। एक ने पाँव पकड़ा, दूसरे ने लाठी से मारा उसको। दोनों हजरत खिचड़ी खा रहे थे। और हम लोग के ज़माने में असातिज़ा इस कदर पीटते थे। अव्वल भाई तो बता रहे थे कि इनको उल्टा लटका दिया करते थे इनके उस्ताद। ये सब तो हम लोग जितने अच्छे अच्छे आलिम हैं अभी, ये सब पिटे हुए हैं। हम लोग पहले मार खाए हैं। और अब जो बच्चे अच्छे नहीं बन रहे हैं क्योंकि उनको पीटा नहीं जा रहा है, उनको मारा नहीं जा रहा है। हम लोग को तो दहशत से आमदनामा ऐसे ही याद हो जाता था। बांध के लटका कर भूल जाते थे मौलाना साहब की किसी को बांध कर रखे हुए हैं। और जिस कदर पीटना रहता था पीटते थे। अब तो वो भी नहीं पीट सकते हैं। तो हम लोग वहां बोलते नहीं है, यहाँ बोल रहे हैं। हमने मुसलमानों की बेटियों को देखा है, किताब हो न हो उनके पर्स में मोबाइल रहता है। 9th से 10th से 11, 9th से शुरू, 9th 10th 11th 12th की बच्चियां 100% बच्चियां मोबाइल चलाती हैं। 99% की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 100 बच्चियों में 110 मोबाइल मिल जाएगा। 100 बच्चियां अगर कॉलेज आ रही हैं तो 110 बच्चे मोबाइल लेके जाती हैं। किसी किसी के पास डबल मोबाइल होता है। इसलिए अब उसका परसेंटेज, उसका तनासुब जो है कहाँ चले गए? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये क्या है, 100% बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए हमारी बेटियां कॉलेज जाएंगी? हमने कभी नहीं पूछा बेटी से, मेरी बेटी शाम 7 बजे स्कूल जाने के नाम पे तुम घर से निकलती हो, रात के 7 बजे आती हो शाम को वापस, 12 घंटे तेरे कहाँ स्पेंड होते हैं? बेटी बोलती है कि तू 2 घंटा कोचिंग में, 8 घंटा फला जगह, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 8 घंटा कॉलेज में, 2 घंटा कोचिंग में, 1 घंटा जाने, 1 घंटा आने में, काम खत्म। बस इतना काम पूछना हमारा है। अरे भैया, आप कभी इन्वेस्टिगेशन किए? अपनी बेटी से आपने पूछा, बहन से पूछा कि कॉलेज के नाम पे तूने किन खुराफात को जन्म दिया है? स्कूल जाने के नाम पर आपने कभी दरियाफ्त नहीं किया कि आपकी बेटी किसके साथ जाती है? कभी नहीं पूछा कि कॉलेज में किसके साथ रहती है? कभी यह पूछने की जरूरत नहीं की कि ट्यूशन में किसके साथ बैठती है, किससे बातें करती है, कौन पढ़ाता है, कौन ले जाता है, कौन लाता है? कुछ नहीं। तालीम के नाम पर जो बेहयाई को हमने फरोग दिया है इस जमाने में, क्या किसी नेता ने साइकिल पकड़ा दिया तो अब हमने क्या सोचा कि तरक्की याफ्ता समाज में हमारा समाज तब्दील हो गया? अच्छी बात है, साइकिल मिल गई है, मगर हमने देखा कि हमारी एक बेटी के साथ 50 दूसरों के बेटे झुंड बनाकर साइकिल लेके जा रहे हैं। वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्के मार रहा है, वो उसको आगे जा कर रहा है, वो उसके पीछे कर रहा है, वो दुपट्टा खींच रहा है, वो उससे मजाक कर रहा है। इस सबसे कंट्रोल कौन करेगा? मदरसे का मौलवी नहीं करेगा, टीचर नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके गार्जियन हैं, आप उस पर नजर दौड़ाइए और सख्ती से मना कीजिए। जिस समाज में हया पर अमल करने की कुव्वत नहीं हो, जिस बाप को इसका अंदेशा हो कि मेरी बेटी आईए करने के चक्कर में इज्जत गंवा सकती है, तो मैं कहता हूं साहब, उस बेटी के लिए आईए करना जरूरी नहीं, उसके लिए इज्जत बचाना जरूरी है। अगर इज्जत दांव पे लगाकर तालीम हासिल की जाए तो ऐसी तालीम हासिल करने की इजाजत हमारा इस्लाम नहीं देता। हमारा इस्लाम उसी तालीम की उसूलियाबी की बात करता है जिस तालीम के रास्ते से कभी इज्जत की कोई भी इज्जत के रास्ते पर कोई बदनुमा दाग ना आ सके, वही तालीम हमारा बेटा हासिल करे, वही तालीम हमारी बेटी हासिल करे। अगर उस रास्ते में इज्जत जाने का खदशा हो तो गार्जियन होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर चिंता करें, अपनी बेटी को ले जाने, लाने, रखने, रखाने, पढ़ाने की
तमाम जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए अपनी बेटियों के साथ साथ, अपने बेटों के साथ साथ पूरे माशरे पे नजरें दौड़ाए कि कहीं हमारी बेटियां दूसरों के साथ बिगड़ न जाए। हजरात, ये तमाम बातें ऐसी थी जिसको मैंने बताना जरूरी समझा। अगर मुसलमान होने की हैसियत से हम और आप सारे लोग मिलकर कोचिंग में, स्कूल में, मदरसे में, जहां भी हमारी बच्चियां पढ़ती हो, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, मगर बेटियों के पढ़ने के इंतजाम करने पड़ेंगे, वो उनके सही रहने के इंतजाम करने पड़ेंगे। बेटी किसके साथ आएगी जाएगी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे यहाँ साइकिल हम खरीद के दे देते हैं, स्कूटी अभी बैटरी वाली स्कूटी की तो तूफान साल आ गई साहब, मार्केट में 30,000, 35,000, 40,000 में छोटी छोटी गाड़ी मिल रही, लोग खरीद के दे दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपने खरीद के दी। अगर आपके पास वक्त हो तो बेटी से पूछे, सख्ती से पूछे। 5 दिन आप सख्ती से पूछेंगे, उसके बाद आपकी बेटी दूसरे लड़कों से बात करना छोड़ देगी, वो सीधे पढ़ने जाएगी और वक्त पर पढ़ के वापस आएगी। कभी उसका वक्त ऐसा नहीं बीतेगा कि वो कभी किसी लफंगे के साथ बात करेगी। अगर आपने, हमने ये सारा काम कर लिया, मुस्लिम मुआशरे की पहचान, ये सारे अमाल ऐसे हैं, अगर हमने पेश कर दिया तो यही मुसलमानों की पहचान है। मुस्लिम होने का मतलब यही है कि रोजा नमाज की पाबंदी और अपने किरदार और कैरेक्टर की इस्लाह करना, अपना समाज बनाना, हमारी निगाहें झुकी रहे, हमारी जबान से अच्छी बातें निकले, हमारा किरदार बेहतर रहे। जिस दिन हमने ये सारी कोशिशें कर ली, हम किसी मजार पे नहीं जाएंगे, किसी पीर साहब से कभी मुलाकात भी नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम अमली मुसलमान, कुरानी मुसलमान बनकर हम अपने आप को साबित कर देंगे, बगैर किसी कोशिश की किए हुए हमारे अमल की बुनियाद पर अल्लाह हमारे घरों में बरकतों की बारिशें अता फरमा देगा। हम यहां भी कामयाब हो जाएंगे और मरने के बाद वहां भी कामयाब। हमारे हजरत ने तो कई बार कोशिश की कि मैं इस इलाके में आऊं, मगर या तो मैं बिजी रहता या बात नहीं बन पाती आने की। मगर इमसाल इन्होंने हजरत अल्लामा साबिर साहब कबिला के हवाले से और वो हमारे खबर हुई कि आप आए हमारे यहाँ। मैं आया, ये चंद पैगामात लेके आया। मुमकिन है ये सारी बातें आप लोगों को एक अजीब लगी होगी, एक नई बात लगी होगी। ईमानदारी से बताइए, ऐसा लगा ना कि ये तकरीर क्यों ऐसी कर रहे हैं? क्योंकि तकरीर हमारे इलाके में ऐसी नहीं होती है। हमारे यहाँ किस्से बताए जाते हैं, हमारे यहाँ कहानियाँ बताई जाती है कि वो साहब उड़ के नमाज पढ़ते थे, वो बैठ के नमाज पढ़ते थे, वो वली साहब ऐसे थे, वैसा कर गए। ये सब पुरानी बातें हैं, वो सब बातों की ज़रूरत नहीं बताने की महफिलों में। किस्सा कहानी सुनाने के लिए मैं नहीं आता हूँ। किस्सा तो आप कहीं से सुन सकते हैं। आपको आपके समाज की ज़रूरतों के तई जो बातें मैंने बेहतर समझी आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ कि हम और आप सब मिलकर इन तमाम बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हम मुसलमान हैं, अमल से मुसलमान बन जाएं। मुआशरा ख़राब हो रहा है हमारा, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, सिविलाइजेशन सब बर्बाद हम कर रहे हैं। बच्चों को सुधारें, बच्चों को पढ़ाएं, बेहतर तरबियत दें, इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। जलसा कराने वाले हमारी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, उस कमेटी के तमाम हजरात, इलाके के तमाम हजरात, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी महफिल में मुलाकात होगी तो गुफ्तगू मैं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।